Hello students, welcome to the e-learning class. Now I am going to discuss the second topic of the chapter financial management. Financial management second topic है और in this chapter I will discuss the topic financial decision. मतलब manager have to take what financial decision. एक manager को financial manager क्या क्या decision देता है. In this we will discuss about the three important functions taken by the financial manager, that is the investment decision, financial decision and the dividend decision. So financial manager has to take a major three functions, has to perform these three main functions. मतलब एक financial manager को क्या decisions लेना है. So first they have to take the investment decision, then they have to take a financial decision and then lastly they have to take the dividend decision. तो क्या क्या decisions financial manager लेता है, we will discuss in this chapter. So first we will discuss about the what is investment decision. The first and the major role played by the financial manager, that is the investment decision. मतलब investment decision means the financial manager has to take what investment he has to make in the business organization or in the company. मतलब किस टाइप का इन्वेस्टमेंट उनको देना, वो डिसीजन कौन लेता है? The financial manager. ठीक है. So what is investment decision? Investment decision क्या है? It refers to deciding about how the funds are invested in different assets. मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को क्या डिसीजन लेना है कि हमको किस तरह से जो फंड हम अवेलेबल है हमारे कंपनीज के लिए उसको डिफरेंट एसेट्स मीन डिफरेंट एसेट्स में क्या जा लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड द शॉर्ट टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं और शॉर्ट टर्म को हम लोग वर्किंग एसेट्स और करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं. तो बोला गया कि इस फाइनेंशियल मैनेजर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिसाइड करना है कि वो किस डिफरेंट एसेट्स में अपना फंड को इन्वेस्ट करेगा. ठीक है. सो दैट दे आर एबल टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब ये इन्वेस्टमेंट मतलब करना क्या, इन्वेस्टमेंट निकालना यूज करना मतलब हम लोग को हाईएस्ट अर्न ऑफ प्रॉफिट अर्न करना, मतलब क्या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न है. जितना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे उतना हम लोग को प्रॉफिट है. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. As much we as capital we invest, we may earn maximum profit. मतलब जितना पैसा लगाओगे उतना प्रॉफिट अर्न कर. तो ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि हमको whether we have to invest the money in the long term assets or in the short term assets. तो ये उसका डिसीजन होता है. वो फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करे कि हमको कंपनी में किस टाइप के एसेट्स को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. क्या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? It refers to deciding about how much capital, how much funds must be invested in the long term assets or in the short term assets to earn a maximum profit. ठीक है. हमको उसके बदले में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म में उसको फायदा मिलेगा. ये डिसीजन वे आर टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर. क्लियर. नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो बेस्ड ऑन द टू टाइप्स. टू पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिवाइड किया गया है. क्या है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन में बताया कि वो डिसाइड करेगा कितना अमाउंट हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना, कितना हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. ना अब ये पूरा जा रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हमको क्या फायदा है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमको करने से क्या फायदा है. ये क्यों हो रहा है? हम लोग क्यों फिक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों पूरा नहीं ले सकते, हमको शॉर्ट टर्म का भी इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरत है? वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है. तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हम लोग को क्या होता है, क्या फायदा? जितना हम लोग का एज ए जनरल नॉलेज नहीं बोल सकते तो एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजर हम लोग सभी को लगता है कि जितना हम ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करें हम लोग प्रॉफिट है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग डिसाइड करता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है, हमारी कंपनी और हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉफिट है. जितना हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उतना हमारी हाई रेट ऑफ प्रॉफिट होगी. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. क्लियर. हमारा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को डिसाइड कर रहा है. क्लियर. नाउ दिस इज रेफर्ड टू एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन से कहते हैं. इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म. मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए डिसाइड कर रहे हैं. ये इससे हमारा लॉन्ग टर्म एसेट से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस डिसाइड होता है. जितना हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा उतना हमारी हाई रेट ऑफ प्रॉफिट होगा. क्लियर ना. लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या क्या आता है? मशीनरी आता है, फर्नीचर्स आते हैं
और लैंड आते हैं, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म एसेट जो हमारे लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए रहता है, वो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन द मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक द two main decisions, long term decisions and the short term investment decision। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो टाइप के डिसीजन लेना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मीन्स यार means the financial manager has to take a decision how much capital has to invested in the long term assets। मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या हमको इन्वेस्ट करना है एज ए बिजनेस में, मतलब किस, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेंगे हाउ मच कैपिटल वी हैव टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एज वी नो इन द बिजनेस ऑफ एज मच एज द वी हैव टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट उतना हमको हाई रेट ऑफ प्रॉफिट भी रिटर्न मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या मेजर करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब as much we have to invest in the long term we get much and more profit in the business। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा उतना प्रॉफिट अर्निंग है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजर, लेकिन शॉर्ट टर्म हमारा ये नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं कि ये at the beginning of the year when the capital budget is prepared, so it was decided how much capital we have to invest in the financial in a long term basis में। मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि हमको कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज अ कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है और कितना शॉर्ट टर्म बेसिस। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दिस इज रिफर्ड एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इट डिसाइड्स हाउ मच लॉन्ग टर्म एसेट्स वी हैव टू बी परचेज, मतलब कंपनी में हमको कितने लॉन्ग टर्म एसेट्स हमको लेना है। लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग क्या और कौन सा बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में हमारा क्या आता है? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कैसे आता है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स यहाँ पर हम लोग एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है। यहाँ पर हाउ मच कैपिटल वी हैव टू बी इन्वेस्ट, ये हमारे लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। ये हमको ऐसा नहीं तुरंत हमको इसको इन्वेस्ट करें तुरंत इसका रिटर्न मिलेगा, इसकी में हमको टाइम लगेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट हाउ मच मनी यू हैव टू इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो ये दिस इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। क्लियर? द नेक्स्ट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मीन्स द करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जो कैश हमको तुरंत ही लिक्विडिटी मतलब तुरंत कन्वर्ट इनटू कैश, जो हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ शॉर्ट टर्म और अ वर्किंग कैपिटल एसेट भी बोलते हैं। क्यों हम लोग को बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हम लोग का क्या होता है? हम लोग का एक स्ट्रक्चर कंपनी का तैयार होता है, एक कंपनी फॉर्म होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हमारा कंपनी रन करता है, क्योंकि हमको डेली कैश की जरूरत होती है, डेली कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, हमको स्टॉक की जरूरत है, हमको सैलरी या वेजेस करना है, पेमेंट करना है, बिल्स रिसीवर जो भी है, ये सब हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी फाइनेंशियली मैनेजर डिसाइड करेंगे हाउ मच शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वी हैव टू रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस इन द कंपनी और इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट टर्म हमारा क्या मेजर करता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेजर आवर द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब लिक्विडिटी हमारा मेजर करता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है कि जब हमको जरूरत पड़े उसको हम तुरंत ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एज अ कैश पेमेंट का। तो फॉर द बिजनेस रनिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बोथ द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हमको लॉन्ग टर्म की जरूरत है, शॉर्ट टर्म की, बिना दोनों के हमारा कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म होना है क्योंकि हमको पहले इन्वेस्टमेंट एसेट्स में करें तभी तो हमारा बिजनेस रन करेगा। शॉर्ट टर्म हमारा जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है उसके लिए जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा क्या मेजर कर रहा है? ये हमारा लिक्विडिटी मेजर कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमको एक एडुकेट अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म हमारा जरूरत रह रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही शॉर्ट टर्म ज्यादा हो जाए या बहुत ही कम हो जाए, एक एडुकेट अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म हमको फाइनेंस की जरूरत है, जो एक फाइनेंशियली मैनेजर हमारा ये डिसीजन ले सकता है कि हमको कितना एडुकेट अमाउंट have to invest as a short-term asset in the business organization. Clear?
तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? दिस इज रिफर्ड एज अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज स्टॉक, कैश एंड डेटर्स. ठीक है, तो ये हमारे किस लिए यूज होता है? स्टॉक, कैश और डेटर्स के लिए, कि एज अ लिक्विडिटी हम तुरंत, हमको जो कैश का जो ट्रांजेक्शन की जरूरत होता है वो हम तुरंत कन्वर्ट कर सके, ताकि हमारे जो कैश ट्रांजेक्शन और डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए हमको कैश की जरूरत पड़े तो वो हम एज ए शॉर्ट टर्म एसेट्स में यूज कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी वर्क हमारा पेंडिंग न रहे, रुक न पाए, आगे कि हमारे पास कैश नहीं है तो हम नहीं दे पा रहे. तो ये हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स को ये मैनेजर डिसाइड करता है कि हाउ मच मनी वी हैव टू इन्वेस्ट इन ए शॉर्ट टर्म एसेट. नेचुरली है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज मच मोर एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत ही ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के में क्लियर हो गया में कितना हम लोग कौन डिसाइड करता है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उससे हमारा क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है? क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? फर्स्ट, द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है कि हमने कितना कैश फ्लो हमारा हो रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन में. कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट मतलब अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है उसमें क्या हमारा कैश फ्लो आ रहा है, कितना हमारा जा रहा है. कैश फ्लो मतलब अगर हमने बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है उससे क्या हो रहा है, कोई भी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, कोई भी सेल्स परचेज, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है. मतलब जो ट्रांजेक्शन हम लोग परचेज करने में हो रहा है उसका मतलब हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट हो रहा है. लेकिन कैश इनफ्लो कब हो रहा है? जब वो उसी कैश से हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, वो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है. तो हमारा ये कैश फ्लो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमारा ये दोनों का एक इक्वलिटी होना जरूरी है कि हमारा कैश आउटफ्लो भी हो और कैश इनफ्लो. अगर हम सिर्फ कैश ही आउटफ्लो होते रहे, हमारा कैश इनफ्लो नहीं, तो हमारा क्या हो जाए कि हमारा एक एट अ टाइम में हमारा क्या है, हमारे पास कोई भी कैपिटल नहीं है जिससे हमारा कोई अदर ट्रांजेक्शन सब कर सके. तो हमारा कैश फ्लो होना भी, इनफ्लो होना भी जरूरी है. ऐसा नहीं हम सिर्फ कैश आउटफ्लो ही कर रहे हैं, कैश इनफ्लो होना भी जरूरी है. तो दिस इज द मेन कैश फ्लो इज मेन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा कैश फ्लो और आपका इनफ्लो दोनों इजी वे से रन करते हैं. हमको कैश आउटफ्लो की भी जरूरत है, कैश इनफ्लो फॉर रनिंग द स्मूथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि हमको कैश इन्वेस्ट करना भी जरूरी है और हमको कैश का आना भी जरूरी है, तभी तो हम जो डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको करना जरूरी है. तो ये कैश फ्लो हमारा होना जरूरी है, जो हमारा फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को. क्लियर? नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिटर्न. ना द रेट ऑफ रिटर्न, हाउ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न कैसे इफेक्ट कर रहा है? रेट ऑफ रिटर्न इफेक्ट ऐसे कर रहा है जिससे जितने ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट का हमारा रेट ऑफ रिटर्न उतना ज्यादा आएगा. हम लोग बोलते हैं ना, जितना हम लोग सेल्स में खरीदेंगे पैसा उतना रेट ऑफ रिटर्न. तो जितना यूज हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हम लोग रेट ऑफ रिटर्न भी आएगा. तो रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व मीन्स हाउ मच, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट को क्राइटेरिया इन्वॉल्व कर सकता है. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड कर सकता है कि हमको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है, किस टाइप का क्राइटेरिया हमको इन्वॉल्व करना है. वेदर लॉन्ग टर्म्स में हमको में इक्विटी शेयर्स में करना है, प्रेफरेंस शेयर्स में करना है, या फिर एसेट्स परचेज करना है. ये हमारा लॉन्ग टर्म ही डिसाइड करता है. क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या, हमारे पास ह्यूज कैपिटल, हमारे पास कैपिटल की फंड्स की बहुत ज्यादा है, तो हमको उसको भी ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी डिसाइड करता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट किस अमाउंट में करें, कितने अमाउंट के एसेट्स परचेज कर, कितने हम बाहर से फंड्स ले, कितना हम अपने पास से इन्वेस्ट. ये पूरा डिसीजन किस पर डिपेंड होता है? हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर. ना फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? कीपिंग द एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बिजनेस एट ऑल द टाइम. मतलब शॉर्ट टर्म में हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है. यहाँ पर बोल रहा है एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एडुकेट मतलब हो रहा है कि एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी प्रेजेंट इन द बिजनेस एट ऑल द टाइम. मतलब हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो हमेशा हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए. क्यों वर्किंग कैपिटल क्यों होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल हमारा किस लिए होता है?
वर्किंग कैपिटल हमारी लिक्विडिटी मेजर करता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, और जो हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस का, वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही होता है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपको समझ लिया आपका डे टू डे जो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस रन कर रहा है वो नहीं होगा। तो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसाइड करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल बिजनेस में हमेशा रहना जरूरी है, तभी हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकता है। सपोज कभी आपका बिजनेस वर्किंग कैपिटल कभी ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं, एक ऑप्टिमम मतलब एडुकेट मतलब एक लिमिट में रहना है। ऐसा नहीं कि आप वर्किंग कैपिटल ज्यादा रख लो, इससे क्या होता है हमारी लिक्विडिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बिजनेस का वो डिक्रीज हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल हमेशा एडुकेट होना चाहिए, और कभी अगर वर्किंग कैपिटल लो हो गया तो उससे क्या होता है हमारी लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है। तो दोनों हमारा अफेक्ट कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा वर्किंग कैपिटल एट ए ऑप्टिमम मतलब एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी प्रेजेंट इन द बिजनेस एट ऑल टाइम। इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस देन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल एक एडुकेट अमाउंट है, जैसे कभी ज्यादा न रखो ना कभी कम, मतलब एक ऑप्टिमम है जो यूटिलाइजेशन फंड के लिए यूज होता है, उतना यूटिलाइजेशन फंड हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रेजेंट रहे, तभी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी स्मूथली रन करते हैं और हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन हो सकता है। So this is the first decision taken by the financial manager, that is the investment decision. Now the second and the foremost decision taken by the financial manager to take a financial decision. मतलब the financial manager has to take from which source the finance we have to be required to invest in the business. मतलब जो different source of finance है वो कैसे लिया जाए, क्यों कहाँ से ले हम, ताकि हमको अच्छा रिटर्न मिले और हम अच्छा डेट पेमेंट कर सके। तो फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो हमारा ये पूरा इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। लेकिन हमारा फाइनेंशियल डिसीजन क्या डिसाइड करता है? ये सिर्फ ये डिसाइड करता है कि कहाँ से हम लोग कौन सा फंड कहाँ से ले, whether it will be from the shares, debentures, retained earnings or from long term loans। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन क्या डिसाइड करता है? ये पूरा डिसीजन करता है। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन क्या डिसाइड करता है? दे ओनली डिसाइड फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस वी हैव टू टेक टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। ये होता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिटर्मिनेशन एंड to how the total fund required by the business will be obtained from various long term sources। मतलब इन फाइनेंशियल डिसीजन क्या डिसाइड करता है? इट डिटरमाइन हाउ द टोटल फंड रिक्वायर्ड, जो हमारे बिजनेस में टोटल फंड रिक्वायर्ड हो रहा है बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मतलब जो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम लोग कहाँ से ले, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ फंड। हम लोग दो जगह से फंड आ सकता है। कहाँ कहाँ से आता है? एक होता है ओनर्स फंड एंड इट इज बोरोअर फंड। ठीक है, ओनर्स फंड ये दो पार्ट है जहां से हमारा लॉन्ग टर्म फंड आ सकता है। ओनर्स फंड कहाँ से आता है? ओनर्स फंड किससे कहा जाता है? जो इक्विटी शेयर्स से हमारे शेयर होल्डर जो मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एज ए ओनर्स फंड। बोरोअर फंड जो फ्रॉम आउटसाइड, जो हमारे डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन हम लोग जो ले रहे हैं वो हमारे बोरोअर फंड होता है, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं। ओनर्स फंड में हमारा सिर्फ ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसको। और बोरोअर फंड से डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है ओनर्स फंड और बिजनेस बोरोअर फंड में? क्या है? ओनर्स फंड मतलब ओनर खुद इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। बोरोअर फंड मतलब कि हम लोग को बाहर से लोन लेके आगे कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंट है तो ओनर्स फंड में हमको कोई रिपेमेंट डेप्ट का ऐसा नहीं है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ऐसा नहीं, वो नहीं है। बोरोअर फंड से हमको डेप्ट पेमेंट करने का भी एक रहना है माइंड में कि हमको आफ्टर सम टाइम वी हैव टू मेक अ पेमेंट फॉर द डेप्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। लेकिन ओनर्स फंड में ऐसा नहीं है। ओनर्स फंड में आप जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो आफ्टर द मेकिंग ऑल द कटिंग ऑल द एक्सपेंसेस वी विल गेट अ प्रॉफिट। मतलब एज अ ओनर एज अ बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये हमारा जो फंड है ये कहाँ से आ रहा है? ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करे कि हमको कितने अमाउंट इक्विटी ओनर्स फंड से लेना है, कितने अमाउंट हमको बोरोअर फंड से लेना है।
वो मेरिट और डीमेरिट देखते हुए दोनों का owners funds or the borrowed funds का merits और demerits देख के then they will take a final decision that how much we have to invest in take from the owners fund and how much we have to take from the borrowed fund. मतलब हमको दोनों में से लेना है, ऐसा नहीं कि वो ओनर्स फंड से ले या borrowed फंड से ले, इनको borrowed फंड से भी फंड शो करना है कि हमको हमारे ऐसे डेट हमको कंपनी से हमको लेना है, ठीक है. तो ये उनके ऊपर डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आफ्टर सीइंग ऑल द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द दिस they have to take a decision that how much money we have to invest in the company for the owner funds and for the borrowed funds. क्लियर. तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजर लेता है कि हमको जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा कहाँ से आ रहा है वो कहाँ से लेना है, ठीक है. ओनर्स फंड में हमारा इक्विटी शेयर्स आ रहा है, बोरोड फंड में हमारा लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है जो हम डेब्ट एज अ लोन से ले रहे हैं. क्लियर. सो द नेक्स्ट स्टेप is that is the factor affecting the financing decision. So how the factors cost affect the factors of the financial decision. So from the business point of view, if there is the financial manager prefers only those which have a minimize the cost. मतलब जहाँ पर कम कॉस्ट में सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं उसी कॉस्ट को फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू मिनिमाइज द फॉर द प्रेफरेंस फॉर द लो कॉस्ट. तो कॉस्ट इज ऑल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन. मतलब फाइनेंशियल मतलब जिससे हमारा कम जहाँ कम पैसा लग रहा है फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक ओनली प्रिफर्ड फॉर द लो कॉस्ट फाइनेंशियल. मतलब जहाँ पर हमें कम पैसे में ज्यादा फाइनेंस हो रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजर विल डिसाइड अबाउट फॉर द मिनिमाइज कॉस्ट. क्लियर. नाउ रिस्क इन्वॉल्व. हाउ द रिस्क इन्वॉल्व ऑल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन. रिस्क इन्वॉल्व ऐसे है कि हम लोग को ओनर्स फंड और बोरो फंड में देखा जा रहा है. ओनर्स फंड में क्या होता है हमारा कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हमको उसमें कोई पेमेंट नहीं करना, कोई डेप्ट नहीं देना, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना. लेकिन बोरोड फंड्स में वी हैव टू पे द डेप्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफ यू आर नॉट एबल टू पे द डेप्ट इन अ टाइम देन यू हैव टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज. तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व आल्सो इन द फाइनेंशियल डिसीजन. So financial manager prefers only those which have a low risk. जहाँ पर लो रिस्क है उसी को फाइनेंस मैनेजर प्रेफर करेगा. तो अगर उनको लगेगा कि हमारा डेप्ट ओनर बोरो फंड्स में हमारा हाई रिस्क है देन दे प्रेफर फॉर द ओनर्स फंड. अगर उनको लगेगा नहीं हमको ओनर्स फंड के साथ हमको बोरो फंड लेना है देन दे प्रेफर फॉर द बोरो फंड. So there is a risk also involved by the financial manager while taking the financial decision. Clear. Now the floating cost. Floating cost क्या होता है यहाँ पर ब्रोकर कमीशन और अंडरराइटर कमीशन आर नोन एज द फ्लोटिंग कॉस्ट. तो यहाँ पर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑल्सो प्रिफर्ड द लो फ्लोटिंग कॉस्ट. मतलब जहाँ पर लो हम लोग का कॉस्ट हमारा कमीशन है उसको प्रिफर्ड कर रहा है. फाइनेंशियल विल प्रिफर ओनली दोज वेयर देयर इज अ लो मिनिमम एक्सपेंसेस कॉस्ट. तो फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ फ्लोटिंग कॉस्ट भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है. कहता है हमारे पास लो कमीशन है तो वहाँ पर हमको ज्यादा प्रेफर करें, अगर हाई कमीशन है तो हमको उसको उस कमीशन को नहीं लेगा, वहाँ पर हमको डिसीजन चेंज करना पड़ेगा. तो फाइनेंशियल मैनेजर द फ्लोटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द मैनेजर. क्लियर. नेक्स्ट द कैश फ्लो पोजिशन. नाउ द कैश फ्लो पोजिशन हाउ इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल डिसीजन. कैश फ्लो पोजिशन मींस इफ देयर इज smoothly flow of cash in the business organization then the financial manager prefers for the borrower fund. अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो का ट्रांजेक्शन रेगुलर हो रहा है, स्टेडी कैश फ्लो हो रहा है तो द फाइनेंशियल प्रेफर्स फॉर द बोरोवर फंड. क्यों बोरोवर फंड से बोले क्योंकि तो हमारे पास कैश आ रहा है तो वो बोरोवर फंड ले सकता है ताकि वो पेमेंट कर सकता है. अगर सपोज कैश फ्लो हमारा स्टेडी नहीं है, हमारा कैश ट्रांजेक्शन रेगुलर नहीं हो रहा है, हमारा कैश में कोई भी रिकॉर्ड है देन द फाइनेंशियल मैनेजर प्रेफर टू द ओनर्स फंड. क्यों इसमें अगर कैश फ्लो ट्रांजेक्शन से भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजन पे इफेक्ट पड़ रहा है. अगर हमारा कैश फ्लो स्टेडी फ्लो हो रहा है तो वी विल टेक अ फाइनेंस फ्रॉम द बोरोड फंड. इफ देयर इज नो स्टेडी कैश फ्लो देन वी विल टेक अ प्रेफर गो टू द ओनर्स फंड. ठीक है. इससे भी हमारा कैश फ्लो पोजीशन से भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजन पे इफेक्ट हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट द लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. Level of fixed operating cost भी it also affects the financial position or the financial decision of the business. मतलब फाइनेंशियल में अगर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई रहा then the financial decision has been also changed. अगर हमारा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट लो रहा then we will prepare for the financial decision. The financial manager decision also depends upon the level of fixed operating cost. ठीक है. इनका भी डिसीजन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिपेंड होता है कि whether the
किसको ऊपर प्रिफर करें? अगर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हम वो ओनर्स फंड को ले, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हम बोरोस फंड ले सकते हैं। तो ये भी डिसीजन हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजर कि हमारा फाइनेंशियल डिसीजन किस पर डिपेंड हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ कॉन्सिडरेशन। कंट्रोल ऑफ कॉन्सिडरेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रोल। इफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स वांट टू टेक अ कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑर्गेनाइजर, देन द फाइनेंशियल मैनेजर टेक अ पेपर टू टेक अ फंड फ्रॉम द बोरोड फंड। अगर कभी काल होता है कि इक्विटी शेयर बोलता है कि अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं एज अ ओनर वी हैव टू कंट्रोल द बिजनेस, तब उस समय क्या करे फाइनेंशियल मैनेजर? क्या करता है वो? क्या करता है वो डिसीजन एज अ इक्विटी सोर्स के पास इक्विटी न है वो बोरोड फंड से सोर्स लेना चाहता है ताकि उनका कंट्रोल कम हो। सपोज अगर ज्यादा बोरो फंड अगर ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा है कि अगर इक्विटी सोर्स कोई अपना ओनर कंट्रोल नहीं दिखाना चाह रहा है, देन दे प्रेफर टू द इक्विटी सोर्स। तो ये भी हमारा कंट्रोल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ बाय द फाइनेंशियल टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। कैसे कि हमारा फाइनेंशियल डिसीजन कैसे फाइनेंशियल मैनेजर चेंज था? अगर इक्विटी सोर्स बोलेगा कि हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हमसे आप ज्यादा फाइनेंस लोगे तो हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज आज हमारे मैनेजमेंट डिसीजन के ऊपर ही बिजनेस रन करें, तब क्या फाइनेंशियल क्या करेगा वो डिसीजन ले लेगा क्योंकि वही अगर हमको फंड की जरूरत है तो हम वी विल प्रेफर फॉर द बोरोड फंड। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं बोलते कि नहीं वी विल नॉट टेक अ कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑर्गेनाइज, देन दे प्रेफर टू द इक्विटी सोर्स ओनर्स फंड से वो फाइनेंस लेते हैं। तो ये भी हमारा डिसीजन है जो फाइनेंस डिसीजन को अफेक्ट करता है। क्लियर? नाउ द स्टेट कैपिटल मार्केट। स्टेट कैपिटल मार्केट ऑल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर। स्टेट कैपिटल मतलब कैपिटल मार्केट, हमारा जो कैपिटल मार्केट जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जैसा ज्यादा कैपिटल हो रहा है उससे ज्यादा हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैपिटल मार्केट में। जो हमारा कैपिटल मार्केट जो मार्केट में जो कैपिटल है उसके ऊपर भी हमारा फाइनेंस डिसीजन डिसाइड कर रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारा कितना रेट ऑफ रिटर्न है और जो हम बोरोड फंड्स ले उसमें हमको कितना डेब्ट है, इसके ऊपर भी हमारा फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि हमको किस टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन लेना है ताकि हमारा बिजनेस ऑर्गन स्मूथली रन कर सके। क्लियर? So students, come to the next point. Our next point is a dividend decision. That is the last decision taken by the financial managers. What are dividend decisions? Clear? So dividend decisions क्या है? Dividend means क्या है? Dividend means the rate of earning that was given to the shareholder. मतलब जो प्रॉफिट से थे उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। मतलब जो हमारे प्रॉफिट से बचते उसको बोलते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड के प्रति फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसीजन लेता है? तो regarding the dividend decision, it refers to the determination of how much part of the earnings should be distributed among the shareholders. Means dividend decision क्या दिखाता है कि वो determine क्या करता है how much profit should be distributed among the shareholders and how much profit should be kept for as a to meet the future needs of the business. मतलब dividend decision, there are two main decisions taken by the financial managers, that how much profit should be distributed among the shareholders and how much profit should be kept as a retained earning to distribute for to meet the future needs of the business. ये the main decisions were taken by the financial manager. तो डिविडेंड डिसीजन ये दो बहुत ही मेन डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैनेजर करता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयरहोल्डर एंड बाय द वे ऑफ डिविडेंड एंड बाय हाउ मच शुड बी डिस्ट्रीब्यूट फॉर मीटिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको हम लोग दो पार्ट पे पहले डिवाइड करते हैं जो भी है फाइनेंशियल। पहला पार्ट में वो कि वो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है कितने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए और कितने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को एज ए रिटेन्ड अर्निंग में एज ए केप्ट किया जाए ताकि फ्यूचर में कभी उसकी जरूरत हो फ्यूचर में उसकी जब भी जरूरत हो उसको वो पेड कर सके। मतलब जब भी अनसर्टनिटी कोई भी रिस्क हो कम प्रॉफिट ना तो एज ए डिविडेंड उसको पे कर सके। तो वो चीज रिटेन्ड अर्निंग करना जरूरी है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिटेन्ड अर्निंग रखना जरूरी। वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज केप्ट असाइड। रिटेन्ड अर्निंग क्या था? एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो हमारे साइड में रखा जाए टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट।
सभी लोग एज ए जनरल सेंस में भी आप लोग भी देखते हैं कि आपके फादर्स लोग कुछ फ्यूचर सेविंग्स में करते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा अनसर्टेनिटी आए तो हम लोग फ्यूचर्स में मीट करें। तो सेम थिंग न कंपनीज में भी होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर पहले से प्लानिंग करता है कि हाउ कितना सेल्स होल्डर्स को हम डिवाइड करो, कितना हम लोग एज ए रिटेन अर्निंग में रख सके। तो दिस इज नोन एज द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब कर रहा है कि कितना प्रॉफिट हम लोग सेल्स होल्डर्स को एज ए डिविडेंड से डिवाइड कर दें और कितना हम लोग रिटेन अर्निंग में केप करें। क्लियर? तो दिस इज द डिविडेंड डिसीजन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन? क्या क्या फैक्टर है जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है? तो फर्स्ट द अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। कैसे डिविडेंड डिसीजन? अमाउंट ऑफ अर्निंग मतलब जितना हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग इंक्रीज होगा हमारा डिविडेंड उतना इंक्रीज होगा, जितना हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग डिक्रीज रहेगा हमारा डिविडेंड डिक्रीज होगा। तो हम अमाउंट ऑफ अर्निंग ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन इन द टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। मतलब जितना हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग रहेगा उतना हमारा डिविडेंड इंक्रीज होगा, जितना हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज होगा, अर्निंग डिक्रीज होगा, तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड भी है। देखिए कंपनी का पॉलिसी है कि हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई ये चेंजेस नहीं हुआ। भले प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी फिक्स, वो फिक्स रहता है। आप एक ज्यादा कर सकते हैं कि आप रिटेन अर्निंग को ज्यादा केप कर सकते जो आप फ्यूचर्स में हमारा अर्निंग हो सकता है। मतलब एक लिमिट होता है कि एक लिमिट तक आपका प्रॉफिट होगा तो आपका रिटेन अर्निंग जो डिविडेंड है एट अ फिक्स रह सकता है। Clear? The amount of earning also affect the decisions taken by the dividend decision. ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या होता है कि हमारा जो कंपनी है, कंपनी में जो अर्निंग हो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब एक हमें एक ऐसा प्लानिंग वर्किंग करना चाहिए कि हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी, जो अर्निंग आ रही पावर आ रही है वो स्टेबल रहे, उसमें कभी भी गिरावट ना हो, मतलब गिरे ना हो, डिक्रीज ना हो। अब क्यों गिरे हैं? क्यों? अगर हमारी अर्निंग डिक्रीज होगी तो हमारी प्रॉफिट डिक्रीज होगी तो हमारी रिटेन अर्निंग भी कम हो गया, हमारा डिविडेंड। तो हमारी ये स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बहुत ही जरूरी है, ये भी हमारा अफेक्ट करता है हमारे डिविडेंड डिसीजन को। अगर हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग डिक्रीज होगी तो हमारा डिविडेंड भी डिक्रीज हो जाएगा, हम कम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को। अगर रिटेन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग इंक्रीज कर रहा है तो हमारा डिविडेंड भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट the stability of dividend. Stability of dividend means here there must be a fixed dividend given to the shareholder. मतलब अगर थोड़ा सा उस कंपनी में प्रॉफिट को ऐसा नहीं कि आप हर साल एक ही सेम प्रॉफिट अर्न करें, कभी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कभी प्रॉफिट डिक्रीज भी हो रहा है, तो एक स्टेबिलिटी डिविडेंड होना चाहिए शेयर होल्डर्स को कि हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड वी विल गिव टू द शेयर होल्डर एवरी ईयर वेदर द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहाँ से डिविडेंड देंगे? जो रिटेन अर्निंग हम लोग केप्ट किए किस लिए? हम लोग फ्यूचर्स रिक्वायरमेंट। सपोज कंपनी को फ्यूचर्स में लॉस रहा लेकिन शेयर होल्डर्स को तो आपको डिविडेंड देना है, दैट विल बी गिवन फ्रॉम द रिटेन अर्निंग। अगर हमारे पास ज्यादा रिटेन अर्निंग हम लोग केप्ट करें तभी तो हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन कभी होता है कि हम लोग का डिविडेंड चेंज नहीं होगा, हमको डिविडेंड हमारा स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा कंपनी ना कभी हमारा ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो ऐसा नहीं कि जब बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो हम अपना डिविडेंड चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब सम हाफ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारा डिविडेंड नहीं चाहिए, हमारा डिविडेंड में स्टेबिलिटी होना चाहिए। एक फिक्स्ड डिविडेंड हम लोग को थ्रू आउट द ईयर्स मतलब शेयर होल्डर्स को देना है एट द एंड ऑफ द ईयर्स में। ठीक है, तो ये भी हमारा फैक्टर्स है जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है कि अगर स्टेबिलिटी, अगर डिविडेंड में भी कभी भी चेंजेस आया जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को बहुत अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। Growth of opportunity also affects the dividend decision taken by the financial manager. Now, how the growth of opportunity? Growth of opportunity क्या होता है? Growth of मतलब कंपनी को हम लोग एक्सपैंड करना। ठीक है, तो जब कंपनी को एक्सपैंड करना तो हमको क्या चाहिए? हमको डिविडेंड कम करना चाहिए और हमको रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करना है। तो रिटेन अर्निंग हमारी सेविंग ज्यादा होगा तभी तो हम कंपनी को एक्सपैंड करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर ऐसा हो हम रिटेन अर्निंग ज्यादा करें वो भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। तो ग्रोथ ऑफ अर्निंग आल्सो अफेक्ट्स द डिसीजन टेकन बाय द डिविडेंड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। तो जितना ज्यादा हमारा रिटेन अर्निंग रहेगा उतना ज्यादा हम कंपनी को ग्रोथ करेंगे और जितना ज्यादा हमारा रिटेन अर्निंग कम रहेगा हम कंपनी को एक्सपैंड है। तो हमारा एक ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी आल्सो मिलता है जैसे डिविडेंड डिसीजन से
कि हमको भी एक ज्यादा अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग केप कर, ताकि हम फ्यूचर्स में अपनी कंपनी को और एक्सपैंड कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस बना रहा है तो उसको लगता है कि हाँ जो भी हम बिजनेस करें तो उसको लगता है फ्यूचर में उसको और एक्सपैंड करें, ऐसा नहीं तो उसी जगह पर स्टेबल रह जाए। तो ये चीज हमेशा थिंकिंग होना चाहिए बिजनेसमैन को कि हमेशा अपने को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए एक फ्यूचर्स में सेविंग करते हैं। तो वो होता है हमारा ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो अफेक्ट द dividend decision taken by the financial managers. Clear? Next, the cash flow position. Cash flow position क्या होता है? तो कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है, कैश फ्लो पोजीशन क्या आता है? डिविडेंड जो हम लोग दे रहे हैं कंपनी सेल्स होल्डर्स को, वो क्या है? हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। और तो डिविडेंड जब दे रहे हैं तो हमारा कैश इनफ्लो भी तो होना चाहिए। तो ये जो कैश फ्लो पोजीशन जो हमारी कंपनी का है वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब कैश आउटफ्लो भी होना चाहिए, कैश इनफ्लो होना चाहिए, तभी हमारा ये कंपनी स्मूथली रन कर सकता है। तो जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है ये भी एक कैश फ्लो पोजीशन हमारा ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। कैसे कैश फ्लो पोजीशन अफेक्ट कर रहा है? क्यों? अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो वो जो सेल्स होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, अगर कैश आउटफ्लो में जा रहा है, हमारा कैश इनफ्लो नहीं आ रहा है। तो कैश इनफ्लो नहीं आता, सिर्फ हम दे रहे तो हमारा तो कोई इनकम ही नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ से वो डिविडेंड देंगे? So it cash also affects the dividend decision. So there must be a cash flow transactions in the company, in any company. मतलब cash flow transaction जरूर होना चाहिए, चाहे वो कैश इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो। इनफ्लो हो रहा है तो मतलब आउटफ्लो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो, हम डिविडेंड भी हमको देना है तो वो भी हमको जरूरी है। तो कैश फ्लो ट्रांजेक्शन मस्ट बी देयर इन द कंपनी। मतलब ऐसा है कैश फ्लो की जब भी हमको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो वो ट्रांजेक्शन हम कर सके। तो कैश फ्लो ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स। क्लियर? नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी कैसे अफेक्ट कर रहा है? टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहा है? इफ वी गिव मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर देन देयर विल बी अ टैक्सेशन पॉलिसी कम्स अंडर फॉर द शेयर होल्डर। अगर आपको ज्यादा डिविडेंड दिया तो आपको होगा कि आपको टैक्स का बर्डन भी पड़ना पड़ेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे डिविडेंड पॉलिसी से अफेक्ट है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एज अ फिक्स रेट में डिविडेंड दिया जाता है, ना ज्यादा हाई ना लो, मतलब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे हमारे बोथ द पार्टीज खुश है, हमारी कंपनी भी खुश है, हमारे शेयर होल्डर खुश है कि हाँ हमने जितना अमाउंट दिया उससे हमें प्रॉफिट मिला। बट नाउ डेज अभी जो है, जो नया पॉलिसी है, शेयर होल्डर्स को टैक्स का बर्डन नहीं छोड़ करा। ये पहले था कि टैक्स को शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग टू देयर इनकम दे विल हैव टू पे द टैक्स। लेकिन अब जो टैक्सेशन पॉलिसी क्यों हमारे डिविडेंड, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिविडेंड देंगे आपका इनकम बढ़ा तो आपको टैक्स के अंदर आना पड़ा। तो ये चीज हमारा टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। क्लियर? तो क्या होता है? So the taxation policy also affect the dividend decision taken by the financial manager. As much as more dividends we will get, we will come under the tax, as much we and the vice versa. ठीक है? जितना ज्यादा हमको डिविडेंड, हमको भी टैक्स बर्डन पड़ना पड़े, लो डिविडेंड नो टैक्स। ठीक है? बट नाउ डेज इट वॉज टोटली फ्री फॉर द शेयर होल्डर फॉर द टैक्स बर्डन। क्लियर?